नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां देहरादून में उत्तराखंड प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उस वक्त गरिमामयी माहौल देखने को मिला जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पत्रकारों की भूमिका को लोकतंत्र को मजबूत स्तंभ बताते हुए प्रेस की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी पर जोर दिया। साथ ही नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए उनसे पत्रकार हितों और इसी के साथ जन सरोकारों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने का आह्वान किया। चले रुक करेंगे इसी बीच और एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। अहम जानकारी देहरादून से अंकिता भंडारी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। अहम जानकारी, अंकिता भंडारी केस की अब सीबीआई जांच होगी। ये बड़ी खबर, धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश मान ली है और अब अंकिता के माता पिता ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। और अब ये बड़ा अपडेट, बुधवार को सीएम से मिले थे अंकिता के माता पिता। उसके बाद ये बड़ी खबर, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। अंकिता भंडारी केस की अब पूरी जांच सीबीआई की ओर से की जाएगी। लगातार इस पूरे मामले की जांच में सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। माता पिता से भी हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह यहाँ पर, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिले थे, जिसके बाद अब सीबीआई जांच की बात सामने आ रही है। बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। आपको बता दें, अंकिता भंडारी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, इसमें बड़ा अपडेट सामने आया है। अब अंकिता भंडारी केस में सीबीआई की जांच होगी। बता दें, लगातार परिवार इसमें सीबीआई जांच की मांग करता हुआ नजर आ रहा था। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके माता पिता से भी मिले थे, जिसके बाद अब यहाँ पर प्रदेश सरकार की ओर से सीबीआई जांच की मांग की संतुष्टि रख दी गई है, यानी कि अब सीबीआई जांच इसमें की जाएगी। और अंकिता भंडारी केस में अब ये नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एसआईटी की जांच के बाद सीबीआई की जांच की मांग की जा रही थी। नए नए मोड़ इस पूरे केस में देखने को मिल रहे थे, जिसके बाद अब माता पिता की ओर से भी सीबीआई जांच की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की गई, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की बात कही है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जहां अंकिता भंडारी केस में अब सीबीआई जांच की बात सामने आ रही है। कितना इसमें समय लगेगा, क्या कुछ आगे की जो है कार्रवाई रहेगी, इस पूरी खबर पर अभी क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल। देखिए, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में है। जिस तरीके से बीते 2 सप्ताह से ये तमाम चीजें लगातार चल रही थी, जिस तरीके से इस मामले को लेकर प्रदेश में लगातार प्रदर्शन, विरोध, धरने, कैंडल मार्च, मसाल जुलूस, इस तरीके से तमाम चीजें हो रही थी। और जो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। और बीते दिनों भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बात कही थी कि अंकिता भंडारी के माता पिता से बात की जाएगी और उसके माता पिता से बात करके उनको जो भी कानून के दायरे में आएगा उसको रक्षण दिया जाएगा, जांच के लिए आगे बढ़ा जाएगा। तो अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की थी। और बीते दिन ही मुख्यमंत्री ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात की, और जिसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया है और सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। सीबीआई जांच को लेकर लंबे समय से प्रदेश में यह मांग हो रही थी, और जब 2022 में जो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था उसके बाद से ही लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। हालांकि जब 2023 में मई में ये मामले पर सुनवाई हुई और इस मामले में कोर्ट ने सजा उन तीनों ही आरोपियों को सुना दी थी, तो उसके बाद हालांकि सीबीआई जांच की मांग बीच बीच में कभी कभी उठती रही, लेकिन वो मामला शांत होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी बीते कुछ सप्ताह से जिस तरीके से जो तमाम चीजें चर्चाओं में आई और जिसके बाद प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना, लगातार वीआईपी कौन है इसकी ये सवाल पूछा जा रहा था और लगातार सीबीआई जांच की इस मामले में संस्तुति की मांग जो है वो की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में। ऐसे में अब जो सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है और विपक्षी दल भी इसको लेकर लगातार सड़कों पर उतरा हुआ था, लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी भी निकाल रही थी, अन्य दल भी तमाम यात्राएं निकाल रहे थे। कांग्रेस ने अपने अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी। तो सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया। अब आगे की प्रक्रिया की अगर इसमें बात की जाए तो आगे सीबीआई जांच की क्या किस तरीके से इसमें टेक ओवर कर सकती है, तो ऐसे में अब केंद्र सरकार के ऊपर ये बात आती है। केंद्र सरकार अब इस मामले में इस सीबीआई जो जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ से की है, तो ऐसे में केंद्र सरकार इसमें जो मांग प्रदेशवासी कर रहे थे वो जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में या फिर रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, वो अब किसकी निगरानी में जांच होती है ये देखने वाली बात होगी। और केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, सीबीआई कब तक इन्वॉल्व इस मामले को टेक ओवर करती है कब तक, और कब तक सीबीआई जो है उत्तराखंड में पहुंचती है, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। राज्य इस मामले में कुछ चीजें निकल कर आती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो पूरा प्रकरण रहा उस पूरे प्रकरण की जांच शुरू से लेकर अब तक जो है तो उस जांच को लेकर सीबीआई की संस्तुति की है। तो ऐसे में अब शुरू से लेकर सीबीआई किस तरीके से इसकी जांच करेगी और आगे की जांच की प्रक्रिया क्या रहेगी, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। और एक बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को देखते हुए, जनभावना को देखते हुए, प्रदेशवासियों की जनभावनाओं को देखते हुए और अंकिता के माता पिता की मांग पर और विपक्ष की मांग पर और तमाम जो राजनीतिक दल संगठन थे उन सभी की मांग पर सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। तो आगे क्या कुछ इस मामले में और भी निकल कर आता है, सीबीआई जांच कब तक होती है और कितना समय इसमें लगता है, क्योंकि विपक्षी दल के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कल ही गणेश गोदियाल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि इसमें टाइम बाउंडेशन भी हो। तो ऐसे में अब विपक्ष का इस पर क्या बयान आता है, विपक्ष की इस पर जो जांच की मांग सीबीआई की संस्तुति की है, विपक्ष इस पर आगे क्या कुछ मांग करता है, आगे क्या कुछ इसमें और चीजें देखने को मिलती है, या इसके बाद अंकिता के माता पिता का भी बयान आना महत्वपूर्ण हो गया है, उसके माता पिता का क्या बयान आता है, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। जी अरुण, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला देखा गया, इसमें आरोपियों को सजा भी मिली, एसआईटी ने पूरी जांच की, इसके बाद जिस तरीके से देखा गया कि परिवार भी जो है इस पूरी जांच और जिस तरीके से केस चला उससे संतुष्ट नजर नहीं आया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अभी सीबीआई जांच चलेगी, इस पर जो है आगे प्रक्रिया भी पूरी होनी है। एक थोड़ा बहुत कह सकते हैं लंबा समय चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर एक बहुत बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, सीबीआई जांच की मांग संतुष्ट ना होगा। देखा गया कि जबकि जो चला इस केस में जो 2022 में जब अंकिता की
हत्या हुई थी, उसके बाद से ही जब लगातार एसआईटी भी इसमें जांच कर रही थी, कोर्ट में की सुनवाई चल रही थी, एक सवाल तब से लेकर अभी तक बना हुआ है कि वीआईपी इस मामले में कौन है। जो अंकिता की चैट थी, जो लास्ट की चैट थी, उसमें ये कहा गया था, वो अपने दोस्त से बात करते हुए कह रही थी कि इस पर किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। इसमें आखिरी चैट स्थिति और वो इस केस में बताया गया, तो उसके बिहार पर प्रदेश की जनता भी और तमाम जो लोग हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन है जिसका जिक्र अंकिता भंडारी लगातार ने अपनी चैट में किया था। उस वीआईपी के खुलासे की मांग प्रदेशवासी लगातार कर रहे थे। तो ऐसे में सीबीआई जांच की स्थिति हुई है। अब सीबीआई जब तक इस मामले को टेक ओवर करती है, तब जो सीबीआई जांच की होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होगी या कैसे होगी, वो केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। तो ऐसे में अब वीआईपी के नाम का खुलासा कब तक होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि विपक्षी दल का कहना है कि 1 महीने के अंदर अंदर विपक्ष वीआईपी के नाम का जो है वो खुलासा इसमें होना चाहिए। इसी के साथ ही सवाल अब बीते 2 दिनों से देखा जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनोद बोहरा ये भी उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी दिखा रही है कि जो वहां पर चला वो किसकी कहने पर चला, कितने आदेशों पर चला, उस वक्त के सभी ट्वीट वो दिखा रहे हैं। तो ऐसे में सबूत मिटाने की बात की जा रही है, तो ऐसे में ये भी सवाल बना हुआ है कि सबूत जो मिटाने की बात हुई, बुलडोजर चला, ये तमाम चीजें हैं जिसके सवाल जो है लगातार उठाए भी जा रहे हैं। तो ऐसे में अब सीबीआई जांच जब होगी तो इन सवालों का कितना जवाब मिलता हुआ दिखाई देगा। जरूर है कि सीबीआई ने को जांच सौंपी गई है, तो सीबीआई इस जांच को करती है, तब तक टेक ओवर करती है। सीबीआई अब तब तक उत्तराखंड में आती है इस मामले पे पूरी जांच करने के लिए, और क्या कुछ चीजें इसमें निकल कर आती है, किस पर कार्रवाई होगी, क्या कुछ होगा, सीबीआई शुरू से इस मामले को देखेगी या फिर कैसे करेगी, वो तमाम चीजें अभी कुछ ही दिनों में पता चलेंगी और आने वाले समय में ये तमाम चीजें क्लियर भी होती हुई दिखाई देंगी। जी अरुण, कई सवाल है जिनका इस जांच के बाद कहीं ना कहीं खुलासा होता हुआ नजर आएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून घंटाघर के पास सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को देर रात जिला प्रशासन और एमडीडीए की संयुक्त कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया गया। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया था और पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में की गई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक पहचान, सांस्कृतिक मूल्यों और देव तत्व के लिए जानी जाती है। तो उसको किस तरह से देखते हैं कि आगे चलिए के बारे में? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड अपने देवत्व के लिए जानी जाती है और पूरे देश और दुनिया के लोग आस्था, श्रद्धा और सनातन की भूमि, ऋषियों की भूमि, मुनियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि के रूप में इस भूमि को जानते हैं। यह अध्यात्म की भी भूमि है, यह आयुष की भी भूमि है, योग की भी भूमि है। इसका मूल स्वरूप बना रहे हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना यह हमारा संकल्प रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए और यह अतिक्रमण हटाने का अभियान हमारा अनवरत रूप से चल रहा है। अभी तक राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से भी अधिक ऐसी अतिक्रमित की हुई जमीनें, 600 के आसपास अवैध संरचनाएं, इन सभी को हटाने का काम, इस अतिक्रमण भूमि को मुक्त कराने का काम हमने किया है। पिछले दिनों हमने एक और निर्णय लिया है कि परिवार रजिस्टर उसको हमारे सभी जिलाधिकारी अपनी देखरेख में रख लेंगे, उसको अपने कब्जे में ले लेंगे और उसकी गहनता से जांच होगी, उसका सत्यापन किया जाएगा कि अनावश्यक रूप से बहुत सारे हमारे यहाँ के जो लाभ उत्तराखंड के लोगों को मिलने चाहिए थे, उसको ऐसे लोग ले रहे हैं, घुसपैठिया तक उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, अपनी पहचान छुपाकर लाभार्थी हो रहे हैं। तो हम उसका सत्यापन अभियान भी चला रहे हैं क्योंकि हम यहाँ की डेमोग्राफी को खराब न होने देने का भी हमने संकल्प लिया है। हम अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है कि उनका भविष्य सुनहरा हो, उनका भविष्य अच्छा हो। इसके लिए ये व्यवस्थाएं हम बना रहे हैं
इसके लिए सत्यापन का अभियान चल रहा है। इसमें राशन कार्ड से लेकर बिजली के कनेक्शन, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जितने भी कार्ड हैं उन सभी की एक सत्यापन अभियान के तहत भी पूरी जानकारी ली जा रही है और उसमें जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो लोग इसके लिए उत्तरदायी होंगे उनका उत्तरदायित्व भी फिक्स किया जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पौड़ी के डोब श्रीकोट स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम बदल दिया गया है। बता दें अब ये कॉलेज स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट पौड़ी कहलाया जाएगा। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। चूंकि शुरुआत से ही था कि वहाँ पर अंकिता भंडारी के नाम से उनके गांव का डोब क्षेत्र का जो नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम रखा जाए और उसके कल शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी के वरिष्ठ और मार्गदर्शक माने जाने वाले स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री की चौथी पुण्यतिथि पर बीजेपी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देवेंद्र शास्त्री के योगदान को याद करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के दौर में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित करने और उन्हें प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाई। उत्तराखंड राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री जी की 14वीं पुण्यतिथि थी। हमने उनको अपने श्रद्धा समर्पित किए। उत्तराखंड राज्य के निर्माण में दल के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मैं अपनी ओर से उनको अपने श्रद्धा समर्पित करता हूँ और आज पूरे प्रदेश में बहुत से स्थानों पर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की ओर से राज्य की जनता के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोगों तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाती। यहां तक कि लोगों को जरूरी कागज जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड और पेंशन योजना लेने के लिए कोर्ट कचहरी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए अब आपके घर तक पहुंच रही है। वहीं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि बीजेपी का ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। ग्रामीण क्षेत्र है, पंचायत क्षेत्र है, उन पर ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। 45 दिन का हमारा कार्यक्रम था, लेकिन जानकारी में ये भी आया है जैसे पौड़ी जैसे जिले में ज्यादा पंचायतें 45 दिन में कवर नहीं हो रही है। हमने नीतिगत निर्णय लिया है कि उसमें हम समय बढ़ाएंगे और उसके बाद जब ये ग्रामीण क्षेत्रों में जन जन का संपर्क जब पूरा हो जाएगा उसके बाद शहरी क्षेत्रों में उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे बहुत लाभ मिल रहा है क्योंकि लोगों के काम भी मौके पर हो पा रहे हैं और हम अपने जो सरकार के कार्यक्रम है उनको भी जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने एक बार फिर जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए क्षेत्र के गरीब एवं निर्धन परिवार को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लाभार्थी परिवार उपस्थित रहे, जिनके चेहरों पर सहायता मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। चेक वितरण कार्यक्रम के दौरान विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार वास्तव में गरीबों की सरकार है, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की चिंता करती है। सरकार की ओर से संचालित अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब, असहाय, वृद्ध, दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों को लगातार सहायता दी जा रही है। बढ़ना चाहिए पार्टी का और मैं समझता हूँ कि तभी माननीय पुष्कर धामी जी की कार्यशैली से और जो उन्होंने विकास उत्तराखंड में किया है उससे प्रोत्साहित होकर जो है बीजेपी में आ रहे हैं और दूसरी पार्टियां जो है खाली हो रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई एक विजन नहीं है। तो हमारी सरकार के पास विजन है, एक रोड मैप है और लगातार जो प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश में उत्तराखंड का नाम हो रहा है, तो उसको देखते हुए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और सबका स्वागत है। जरूर से बहुत मजबूती मिलेगी। जब परिवार बड़ा होता है तो ताकत बनती है और मैं समझता हूँ कि अच्छे काम होते हैं और एक दिशा मिलती है पार्टी को। रूप से बहुत लोग संपर्क में हैं और बहुत लोग पार्टी ज्वाइन करने के इच्छुक हैं और पार्टी में आना चाह रहे हैं और सभी लोगों को संगठन से बात करी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी में लाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का टुकड़ा पहले भी साफ था, आगे भी साफ ही रहेगा। नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नैनीताल निवासी सिद्धार्थ साहा ने शपथ ग्रहण की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
वही शपथ ग्रहण के साथ हाईकोर्ट में जजों की संख्या 10 हो गई है। इस अवसर पर वरिष्ठ न्यायाधीश, महाधिवक्ता, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और कई वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार बदलते मौसम को देखते हुए आपदा प्रबंधन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा से निपटने की तैयारियों और बीते अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है, जहां हर मौसम में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां सामने आती रही हैं। बरसात के दौरान आई बड़ी आपदा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से समय पर राहत पहुंचाई गई है और नुकसान की काफी हद तक कमी की गई। देखिए, हमारा जो राज्य है वो आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहाँ, और हर मौसम में हमें अलग अलग प्रकार की आपदाओं का, उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे बरसात से पहले हम लोगों ने ऐसी कार्यशालाएं भी आयोजित की थी, अनेक तैयारियां की थी, और इस वर्ष हमको बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था, लेकिन हमारे सभी लोगों के, सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से हम लोग उस आपदा के कठिन दौर में लोगों तक सहायता पहुंचाने में काफ़ी हद तक सफल रहे। काफ़ी हद तक हम समय पर पहुंच सके, और आपदा का जो जोखिम है, जो नुकसान है, उसको कम करने में, उसके प्रभाव को कम करने में भी सभी के समन्वय प्रयासों से काफ़ी मदद मिली। उसी प्रकार शीतकाल में भी, क्योंकि शीतकाल में हिमस्खलन का हमारे यहाँ अत्यधिक खतरा रहता है, उसकी तैयारियों के लिए अनेक स्थानों पर सड़क मार्ग बंद हो जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में अपनी अलग प्रकार की समस्याएं हैं, ठंड के कारण से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बिजली की व्यवस्थाएं हैं, स्थानीय प्रशासन है, सभी मिलजुल कर समन्वित रूप से काम करें और इस शीतलहर में भी लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाएं। उसके लिए यहाँ पर सभी विभाग मिलकर सभी विषयों के विशेषज्ञ, भारत सरकार के हमारे प्रतिनिधि श्री राजेंद्र सिंह जी भी यहाँ आए हैं। सभी लोग मिलकर अपने अपने यहाँ पर जो सुझाव हैं, अपना एक तरह से अनुभव हैं, हमारे सभी जिले के अधिकारियों के साथ, आपदा प्रबंधन के विभाग के साथ, SDRF, NDRF, सभी जो विभाग आए हैं, सबके साथ मिलकर यहाँ पर मंथन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये मंथन और जो समय में कोई भी परिस्थिति होगी तो उसका सामना हम लोग आसानी से कर सकेंगे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।